नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में कि बेसिकली अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन या किसी प्रकार का कॉरपोरेट या कोई और सा भी लोन अगर आप डिफॉल्ट के कैटेगरी में जाता है, अल्टीमेटली आप काफ़ी लंबे समय तक पेमेंट नहीं करते हैं, बैंक द्वारा बार बार डिमांड या फिर लीगल नोटिस देने के बावजूद, उसके बाद जो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और सारा प्रक्रिया किस तरीके से आर्बिट्रेशन अवार्ड से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है ये आपके लिए नहीं है, मतलब एज अ कस्टमर आपके लिए नहीं है। ये जो अवार्ड है ये होता है बैंकर के लिए, फाइनेंस कंपनियों के लिए, या फिर जो भी एनबीएफसी कंपनी जिन्होंने लोन एज अ लेंडिंग पार्टनर किसी कस्टमर को लोन दिया था, ये बेसिकली उनके लिए अवार्ड होता है। क्योंकि इसमें जो जजमेंट का जो डिसीजन आता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, ये उनके फेवर में आता है। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स या जो भी तारीख होती है कोर्ट के द्वारा, जो तारीख पे बुलाया जाता है, अगर उस तारीख पे कस्टमर वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, वहाँ पे अपना हाजिरी नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे एक तरफा फैसला, अब चूंकि दूसरा पक्ष जो है सामने वाला पार्टी अपना पक्ष रखने को नहीं आता है, तो इसमें कोर्ट जो है ये बात मान लेती है कि यहाँ पे जो लेंडिंग पार्टनर है, जो बैंक है, ये सच बोल रहा है। और चूंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है और हमने समन देने के बावजूद कस्टमर जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो भी फैसला होगा वो बैंक के हक में ही आता है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, ठीक है, स्पेशली मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, या पर्सनल लोन होगा तब भी आप समझ जाना। जब भी अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जो मोड ऑफ पेमेंट है, अगर वो आपने ऑटो पे ईसीएस मैंडेट कर रखा होगा, जो कि NACH के थ्रू होता है। इसमें होता यह है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो जिस अकाउंट से आपने अपने क्रेडिट कार्ड को मैंडेट कर रखा है, ECS कर रखा है, उस सेविंग्स अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो कार्ड का जो बिल होता है वो पेमेंट वहाँ पे हो जाता है। तो कस्टमर का यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, पेमेंट का करने का टेंशन नहीं लेना होता है कि अगर ड्यू डेट मिस हो जाए, याद ना रहे। वैसे लोग जिनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो सभी कार्ड के अलग अलग बिल साइकिल होते हैं, अलग अलग ड्यू डेट होते हैं, तो ऐसे में उस कन्फ्यूज़न से निपटने के लिए यहाँ पे जो लोग फाइनेंशियली स्टेब्लिश हैं, जो कि सैलराइज्ड पर्सन है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनको अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट मिस करने पे उनको जो है पेनाल्टी देना पड़े या फिर कुछ फाइन देना पड़े। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि जब वो अपना कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस वक्त जब उनका कार्ड अप्रूवल में जा रहा होता है, उस वक्त वो अपने किसी सेविंग्स अकाउंट का, इधर उनका सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, उस अकाउंट से अपने उस क्रेडिट कार्ड को ECS मैंडेट कर देते हैं, जो कि इन शॉर्ट ऑटो पेमेंट मोड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कस्टमर होता है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी, मतलब कि बैंक को ये गारंटी देता है, ये श्योरिटी देता है कि जब भी आप हमारे बैंक से ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करोगे पेमेंट के लिए, तो हमारे बैंक से जो है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग का पेमेंट हो जाएगा। मतलब कि इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे अकाउंट बैलेंस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड रहेगा आपका क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए। मतलब एक तरीके से आप प्रॉमिस कर रहे हो क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक को। जिस तरीके से आपने देखा होगा भारत के नोट के पीछे लिखा होता है, मैं ग्राहक को जितने का अमाउंट का नोट होता है उतना अदा करने का वचन देता हूँ। जैसे अगर आपका 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट के पीछे आप देखते होंगे कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो एक तरीके से ये प्रॉमिस हो गया। तो वैसे लोग जिन्होंने ECS मैंडेट कर रखा है, ऑटो पेमेंट मोड ऑन कर रखा है, और अगर उनका लगातार 3 से ज़्यादा ऑटो पेमेंट फेल होता है, पहली बार चलो ठीक है, क्या पता कुछ सडन इमरजेंसी आ गए जिस कारण जो है उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा, कोई बात नहीं, या पता कुछ की टेक्निकल इशू भी हो सकता है, तो बैंक उतना सीरियस नहीं लेती है शुरुआत में। लेकिन लगातार अगर 3 महीने तक अगर आपका ECS बाउंस होता है, ऑटो पेमेंट फेल होता है, तो यहाँ बैंक समझ जाती है कि यहाँ पे जो ग्राहक है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ही इज अ बिलफुल डिफॉल्टर बिकॉज ही प्रॉमिस्ड अस टू पे आवर आउटस्टैंडिंग थ्रू देयर सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, आपने उनका भरोसा तोड़ा, आपने उनको प्रॉमिस किया हुआ था क्योंकि आपने ऑटो पेमेंट ऑन कर रखा था।
तो यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है ये आपके ऊपर लागू हो जाता है इंडियन लॉ के हिसाब से। तो इस लॉ के अनुसार अगर आप इस कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि आपने प्रॉमिस तोड़ा है, तो इस एक्ट के अनुसार आपके ऊपर कोर्ट में बेसिकली सिविल कोर्ट होते हैं, जिसको हिंदी में परिवाद कहते हैं। ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है जिसमें आपको जेल वोल ऐसा कुछ होने का फांसी वासी हो जाए, ठीक है। बेसिकली सिविल मैटर्स होते हैं। ये अदालत में एक परिवाद दायर करते हैं कि सर हम कस्टमर ने हमारा प्रॉमिस तोड़ा है। देखो यहाँ पे बात पैसे का भुगतान का नहीं है, पेमेंट का नहीं है। पेमेंट भले 1 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो या फिर 1 रुपए का हो, कानून ये नहीं देखता है कि आपने कितने का चोरी किया है, कानून ये देखती है कि आपने चोरी किया है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे लागू होता है। भले अगर आपका 1 रुपए की भी कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो या फिर 1 लाख रुपए की हो, जो केस होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे बात पैसे का नहीं है। ये यहाँ पे जो बात है ट्रस्ट तोड़ने का है, चूंकि आपने ट्रस्ट तोड़ा है। तो यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत जब बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी ऑटो पेमेंट फेल होने के बाद जब कोर्ट में जाती है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है, वहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, वो भी समझते हैं लॉ के अनुसार कि क्या पता उस इंसान की कुछ मजबूरी रही होगी, क्या पता वो इंसान गुजर चुका हो। अब सपोज करो किसी की अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ठीक है, तो वो अब काम करना, ऑफिस जाना बंद, सैलरी आनी बंद, तो पेमेंट कहाँ से होगा। तो क्या पता उसके साथ कुछ और सीरियस मेडिकल इशू है, कुछ उसके पास साथ पर्सनल इशू है, तो जज ऐसे ही तो फैसला नहीं दे देगा। जैसे ही बैंक उसके पास गया कि सर ये हमारा पेमेंट नहीं किया, प्रॉमिस तोड़ा, तो जज बोले हाँ ये तो दोषी है। नहीं, कानून की नज़र में आप जब तक दोषी नहीं है तब तक आपका अपराध सिद्ध ना हो जाए या फिर आप अपना पक्ष ना रखें। अब चूंकि ये सिविल का मैटर है, तो यहाँ पे ऑनरेबल जजेस जो होते हैं, जो कोर्ट होता है, वो जिसके खिलाफ ये केस गया है उसको समन जारी करती है। समन बेसिकली दोस्तों ये वारंट नहीं होता। वारंट में क्या होता है कि सीधे पुलिस आपको पकड़ के लाएगी, वो एक अरेस्ट वारंट होता है। लेकिन समन क्या होता है कि सम्मान पूर्वक, समन का मतलब यही होता है कि कोर्ट जो है आपको सम्मान पूर्वक पूरा इज्जत देकर आपके साथ अपराधियों जैसा ट्रीट नहीं करके एक अच्छा इज्जतदार पर्सन के तहत आपको समन जारी कर रही है कि आप इस डेट में, इस तारीख में हमारी अदालत में आप हाजिरी लगाइए, एटलीस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होइए, फिजिकली आप होइए, या फिर आप अपने किसी लॉयर के थ्रू यहाँ पे आप अपना मैसेज भिजवाइए कि आपके ऊपर जो ये एलिगेशंस लगे हैं कि आपने ऑटो पेमेंट का यहाँ पे जो प्रॉमिस किया था वो फेल हो गया, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, आप एक जेन्युइन रीजन वहाँ पे दें, तभी तो आपको आगे वो टाइम दे सके या फिर उसके अनुसार जजमेंट दे सके। तो सपोज करो किसी के पास ऐसा समन गया, अब जानबूझकर या अनजाने में उसको समन मिला नहीं मिला, वो उस दिन जिस दिन समन का डेट था, हियरिंग का डेट था, उस दिन वो व्यक्ति नहीं पहुंचा, ना ही उसके किसी ऑथोराइज्ड एडवोकेट वहां पहुंचते हैं। तो जिस दिन तारीख फिक्स होती है, जज साहब ये देखते हैं कि ये जो बंदा है ये नहीं आया, चलो कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या उसके पास समन नहीं गया हो, या फिर वो किसी ऐसे काम में बिजी हो, चलो ठीक है इसको अगला डेट दे दो। तो उनका जो लोअर जो भी कर्मचारी होते हैं वो एक अलग से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके एक नया डेट का बनाकर एक नया डेट पे एक नया समन इशू करते हैं, जिसमें अगली तारीख दी जाती है। अब दूसरा तारीख भी पार हो गया, कस्टमर नहीं आया, तो यहाँ पे लास्ट में फुल और फाइनल, चूंकि अदालत का भी एक अपना रेपुटेशन है, एक अपना उनका एक टाइम लिमिट होता है, और भी बहुत सारे केसेस उनको देखने हैं, तो यहाँ पे तीसरा एक फुल एंड फाइनल जो है समन कस्टमर को भेजा जाता है। अगर इस बार भी तीसरे समन में भी कस्टमर जो है खुद या फिर अपने किसी लॉयर के थ्रू अदालत में प्रेजेंट नहीं होता है फिजिकली, तब यहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, जो ट्रिब्यूनल होता है या जिस जज के सामने ये मैटर गया होता है, वो ये समझ जाते हैं कि अब चूंकि अब अगला पक्ष तो रख नहीं रहा है, सही है गलत है क्या नहीं है, अब सामने वाला तो कोई अपनी बात रखने नहीं आया है, ऐसे में अब हमें मजबूरी कह लो या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ कह लो, अब जो बैंक या फिर लेंडिंग पार्टनर है, जो एनबीएफसी है, उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन के लिए, अब वो उनको मानना पड़ेगा।
अब वो जो है फैसला उनके हक में दे दिए, उनको एक तरीके से अवार्ड दे दिए आर्बिट्रेशन का। तो ये आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है ये मिल गया अब एनबीएफसी कंपनी को, बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को, कि जो भी सेटलमेंट का जो अमाउंट जो उन्होंने रखा है, जो जितना उन्होंने आपसे डिमांड किया है, ठीक है, जो डिमांड लेटर जिसके बिहाफ पे आपके ऊपर केस हुआ था, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है इतने दिनों के बीच में कस्टमर से वसूला जाए, वहाँ पे टाइम दी जाती है। अब जो ये है, ये आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है, इसका जो फैसले का जो लेटर है, चूंकि अब ये फैसला हो गया, अब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी अपर कोर्ट में जाकर, क्योंकि आपको प्रॉपर पूरा मौका दिया गया था अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आप फेल हो गए। तो ऐसे में अब जितनी डिमांड उन्होंने की है बैंक ने, अब ज़्यादा डिमांड तो करेंगे नहीं, जितना डिमांड उतना ही करेंगे ना जितना आपका बकाया था, जितना आपकी आउटस्टैंडिंग थी, तो वो आपको वन शॉट में या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अब जो है वो अमाउंट आपको एनी हाउ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कोर्ट का ऑर्डर है, उनको आर्बिट्रेशन का ऑर्डर मिल चुका है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा चलता है। ये नहीं कि आज आपने ड्यू डेट मिस किया, आपने क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो अगले महीने आपको समन आ जाएगा, फिर अगले महीने आपको जो है आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं आ जाएगा। ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10-10 साल ये मुकदमे चलते रहते हैं, सिविल का मैटर है, ठीक है। तो ये अचानक से नहीं हो जाता है, इसीलिए आपको भी मैं सजेशन देता हूं कि अगर आपका पेमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आप बैंक के टच में रहो। जो भी रिकवरी एजेंट्स कॉल करते हैं या बैंक के जो भी आपके एग्जीक्यूटिव्स कॉल करते हैं, एटलीस्ट आप उनसे बात तो करो, टच में तो रहोगे ना, एटलीस्ट आपको चीज़ें पता तो चलती रहेंगी, सूचनाएं आपके पास आती रहेंगी। जो भी कोर्ट का जो समन भी आएगा तो एटलीस्ट आपको जाना पड़ेगा, आप खुद जाओ या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू अपना मैसेज वहाँ पे भिजवाओ आप, तो क्योंकि वहाँ पे जजेज होते हैं, वो बैठे हैं, वो जानते हैं कि एक तरफ बैंक है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, दूसरी तरफ भारत का आम जनता है जो गरीब है। तो आप ये बताओ वो फैसला किसके हक में देंगे? ऑफ कोर्स गरीबों के हक में देंगे। अब चूंकि उनका फैसला बैंक को भी मानना पड़ेगा, तो वो चाहते हैं कि मैं इसको राहत दूं ग्राहक को, ये जो गरीब व्यक्ति है जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मैं इसको राहत दूं। लेकिन ये गरीब व्यक्ति खुद अपनी मदद तो करने के लिए कोर्ट तक तो जाए, वहाँ पे हाजिरी तो लगाए। तो इसीलिए दोस्तों आपको समन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आपका ही है। आप समन इग्नोर करोगे तो फिर कोर्ट जो है उनकी बात मान लेगा और फिर आपको जो है जो भी डिमांड होगी उनकी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आप पूरा सिनेरियो समझ चुके होंगे, ये जो आर्बिट्रेशन का नोटिस, आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है, किस तरीके से काम करती है, ये सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। और गाइज इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं आपके, तो आप इस वीडियो के नीचे अपने महत्वपूर्ण सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में। एंड गाइज चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब भी कोई मैं नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।